वेलकम। ऑनलाइन क्लासेस का आज 5वां क्लास और बीच में 2-3 दिन हमारे ये 4 दिन क्लासेस डिस्टर्ब रही और ये डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा रीज़न रहा मेरी तबीयत की थोड़ी सी नासाजगी, मतलब आई वॉज इल, और इस वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं आ पाए। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बनी रही, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इन चीज़ों को मेकअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी गई है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि सिचुएशन में सुधार है। जो स्थितियां बनी हुई थी कोरोना वायरस को लेकर के, कोविड-19 जिस तरह से स्प्रेड हो रहे थे, ये एक अच्छी खबर है कि इनके एक्सपेंशन में थोड़ी सी कमी आई है और इस कमी का जो बेनिफिट्स है वो हम लोगों को दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि पूरे देश को 3 जोनों में बांट दिया गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन वो हिस्से हैं जहाँ पे कि कोरोना का असर बिल्कुल नहीं है। रेड जोन वो हिस्से हैं जहाँ पर इनका प्रसार ज़्यादा हो रहा है, स्प्रेडिंग ज़्यादा है, और ऑरेंज जोन में अपेक्षाकृत कम है। मतलब ऑरेंज जोन इज़ द बिटवीन जोन बिटवीन रेड जोन एंड द ग्रीन जोन। तो संयोग से ये दुर्भाग्य, ये एक अच्छी खबर थी कि इनके स्प्रेडिंग को थोड़ी सी रोक लगी है, लेकिन एक बुरी खबर यह है कि पटना हमारा जो है यह अभी रेड जोन में है। मतलब कहीं ना कहीं लॉकडाउन के दौरान भी सर्कुलेशन और मूवमेंट्स की वजह से यह रुका नहीं, इनकी प्रसार जारी रही और इस प्रसार की वजह से थोड़ी सी परेशानी बढ़ी। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग इन 17 दिनों के लिए, आने वाले 17 तारीख तक के लिए आपको आइसोलेट किया गया है, घर में रहना है। तो ये जो ड्यूरेशन है ये काफ़ी होता है, हम लोग इनको काफ़ी हद तक हराएंगे, घर में रहेंगे, घर में रहकर पढ़ाई करेंगे। बच्चों, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सामने आई है वह यह कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन से जो बेनिफिट्स बच्चों को हो रही है उससे ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि उनको लगातार 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने में रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है, जिनके वजह से उनके आँखों पे इनका ख़राब असर पड़ता है। तो यहाँ से मैं 2 बातें कहूँगा। पहली बात ये कि बच्चों, ये बिल्कुल छुपी हुई नहीं है। शिक्षकों से और गार्जियन से, बहुत सारे गार्जियन मेरे बात से वाकिफ़ होंगे, मतलब इत्तेफाक रखेंगे, वो सहमत होंगे कि जो बच्चों के हेल्थ की बातें हो रही है, तो हमारे बच्चे पहले भी, हाँ ये कहते हुए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, हमारे बच्चे जो है पहले भी 4 घंटा 5 घंटा से कम नहीं रहते हैं अपने मोबाइल से चिपके हुए। कहें तो एक सीकनेस बन गई है, एक बीमारी हो गई है ये मोबाइल से चिपके रहने का। बहुत सारी बातें होती है इससे रिलेटेड कि ठीक है वो सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, व्हाट्सएप और कई सारी चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बातें हो रही है तो थोड़ी बहुत सच्चाई इसमें है कि लगातार ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपको जो, आपकी आंखों को जो जोर पड़ता है या फिर आपको लगातार बैठने की वजह से जो भी परेशानी होती है, तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी कॉन्शियस हैं। हमने आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्थाएं रखी हैं। मतलब हमारा वीडियोस जो है वो ऑनलाइन में जो आपको दिख रहा है तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ हमारे वीडियोस के कुछ जो हमारा वीडियोस ऑनलाइन में आ रहा है वो ऑफलाइन ऑटोमेटिकली आपके चैनल पे अवेलेबल है। तो बहुत ज़्यादा यदि परेशानी हो आपके साथ, बहुत ज़्यादा थके हुए हों या फिर आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ रहा हो, तो जब भी आपके पास वक्त हो तब आप इस वीडियो को देख करके इसके बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। आप पॉज करके देखिए, रुक रुक के देखिए, लिखते हुए, समझते हुए, उनको याद करते हुए आप आराम से इनको, इस वीडियोस को देख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए करें। ऑनलाइन एजुकेशन के दरमियान जब आप बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल या लैपटॉप से चिपके रहते हैं तो इस स्थिति में आपको खूब सारा पानी पीना होगा। मतलब टेक अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द वाटर्स, अपने पास पानी के बॉटल्स को रखें, घूट घूट करके पानी को पिएं, जिससे क्या होगा कि आपको इनके असर कम पड़ेंगे। साथ ही साथ जो आपके मोबाइल या फिर आपके जो लैपटॉप हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाएं और दूरी बना करके रहें।
जब तक ये लॉकडाउन की अवधि है और आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, तब तक मेरा ये आपसे आपको सलाह है कि अपने आप को सोशल नेटवर्किंग या दूसरे और भी साइट्स जो कि आप रेगुलर विजिट में रहते हैं उनसे दूरी बनाकर सिर्फ उन चैनल्स को या उन क्लासेस को ही अटेंड करें, ताकि जितना वक्त आप पहले इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल या कंप्यूटर से जुड़ के बर्बाद करते थे उतना वक्त पढ़ाई में लगाएं, और आपकी जो एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा जो आँखों पे जर्क पड़ता है उससे आपकी बचाव हो सके। तो इतनी सी सावधानी के साथ अगर आप क्लासेस को कैरी ऑन करते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और आज जो हम लोग शुरू करेंगे, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एनिमल रिप्रोडक्शन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, उसके फंक्शनिंग, उसके जो प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में स्टडी किया था, डिमेरिट्स, उनके जो डिजीजेज हैं उनके बारे में स्टडी किया था। आज के क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से हम लोगों के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद ये हमारा चैप्टर यहीं से समाप्त हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम लोग जो जेनेटिक्स का हिस्सा है वहाँ इन करेंगे। तो हमारे प्यारे बच्चों, मेडीमाइंड के सारे बच्चे जो कि यहाँ जुड़े हुए हैं, 2 बच्चे हमारे ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, मतलब 2 बच्चे जो हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। बाकी बच्चे हमारे ऑनलाइन रहते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे कुछ बच्चों ने लगातार करस्पॉन्डेंस किया, मेरे हालचाल को भी पूछा कि सर आप कैसे हैं और ऑनलाइन क्लासेस कब से शुरू होगी। तो उनकी क्यूरियोसिटी और उनकी जो जागरूकता है यह कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि आप इस ऑनलाइन पढ़ाई की जो बेनिफिट्स हैं उससे आप लाभान्वित हो रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है। आपकी पढ़ाई जारी रहे, लगातार रिवीजन के क्लासेस चलती रहे और संबंधित क्वेश्चंस भी पूछेंगे। एक बच्चे ने बड़ी अप्रिसिएटेबल बात है, स्नेहा जो +2 में है अभी और टारगेट बैच की बच्ची हैं, बहुत मेहनत, बहुत अच्छी बच्ची हैं। उन्होंने और दिए गए होमवर्क को मतलब उसको जो है मेरे व्हाट्सएप पे ला करके दिखाए भी। तो बच्चों ये हम लोगों की एक बातें थी जो जनरल बात थी। आज हम लोग अब जो हम लोगों का मेन टॉपिक है, आइए टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि आपने एनिमल में यानी ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन के मोड को पढ़ा, ठीक उसी तरह से हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की भी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग फ्लावर के रूप में देखते हैं या फ्लावर कहते हैं। फ्लावर ही उसका मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन के मोड को कंडक्ट करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं इनके बारे में, इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस को। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है यह एक मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है जिसका कि काम क्या है? इसका काम है यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में काम करेगा। ये प्रोड्यूस करेगा ओवा को, यानी ओवा इसका पॉलन ग्रेन के रूप में अपीयर होगा। ओवा ओव्यूल्स हो गया और पॉलन ग्रेन जो है वो मेल सीमेंस की तरह हो गया। तो ओवा और स्पर्म जो है, ओवा और पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो एज यू नो कि फ्लावर इज अ कंपोजिट। ये क्या होता है कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फ्लावर है वो स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होता है एक छोटे से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से। ये छोटा सा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल्स कहते हैं। कहीं कहीं पे इस रिसेप्टिकल्स के हिस्से को थैलमस और टॉर्सस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा स्टेम से कनेक्टेड पार्ट हो गया। दिस इज द कनेक्टेड पार्ट ऑफ आवर स्टेम। दिस इज द कनेक्टेड पार्ट ऑफ आवर स्टेम। तो यहाँ से हम लोग स्टेम की चर्चा करेंगे, जो यही हिस्सा है बच्चों जिससे कि हमारा फ्लावर किससे जुड़ा हुआ होता है? स्टेम से जुड़ा होता है। इसके बाद इसमें जो ये आप ग्रीन कलर का हिस्सा देख रहे हैं ये सेपल्स हैं। सेपल
हरा कलर का है, इसका काम है बर्ड का प्रोटेक्शन करना। फ्लावर व्हेन इज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड इट विल प्रोवाइड देम द प्रोटेक्शन। इसके ऊपर ये जो कलर्ड हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाली हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। तो पहला हो गया सेपल्स, फिर हो गया पेटल्स। पेटल के बाद बच्चों ये देखिए, ये आपका स्टिग्मा का हिस्सा है और स्टिग्मा के साथ आपका ये जुड़ा हुआ है क्या, तो इसका ये जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, ये जो हिस्सा है ये आपका ओवरी हो गया। ये जो आप गोल वाला हिस्सा देख रहे हैं ये ओवरी हो गया, इसी के अंदर ओव्यूल्स बनेगा। तो ओवरी, और यहाँ से ओवरी से लेकर के यहाँ तक के हिस्से को हम लोगों ने नाम दिया स्टाइल। इसको क्या कहेंगे, स्टाइल। स्टाइल के ऊपर ये वाला हिस्सा हो गया आपका स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो हम लोग क्या देखें कि एक स्टाइल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। ये तीनों पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, दिस इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द प्लांट। और इन तीनों हिस्से को हम एक साथ एक वर्ड से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो हमारा एक वर्ड होगा कार्पेल। वो एक वर्ड क्या होगा बच्चों, कार्पेल। द कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, कार्पेल को क्या कहेंगे, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब आते हैं और देखते हैं कि यहाँ से जो ये हिस्सा आपका जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से लेकर के इस हिस्से तक को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर ये हमारा एंथर है। तो फिलामेंट और एंथर को एक साथ हम लोगों ने नाम दिया क्या, स्टामेन। इसको क्या नाम दिया, स्टामेन। ठीक है। अब इसी तरह से आइए, जो पेटल्स है, इस पेटल्स के पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, कोरोला। और सेपल्स के पूरे हिस्से को क्या कहेंगे, कैलिक्स। तो आइए, प्लांट के कितने कितने पार्ट्स हो गए, कैलिक्स, कोरोला, स्टामेन्स, कार्पेल, बस 4 पार्ट याद रखिएगा। क्या क्या, तो कैलिक्स, कोरोला, कार्पेल्स और स्टामेन्स, ये 4 हिस्से हो गए। और ये बेस्ड है रिसेप्टिकल्स पे, तो 5, इस 5 पार्ट को हम लोग याद रखेंगे। अब इस 5 पार्ट को फर्दर ऑन हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए इन 5 पार्ट को हम फर्दर ऑन एक्सप्लेन करते हैं। फ्लावर, अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए बच्चों, एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एंजियोस्पर्मिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एंजियोस्पर्मिक की। तो एंजियोस्पर्मिक हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में 4 होल होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग कहते हैं फ्लोरल, एक को कहते हैं एपेंडेजेस, और या अटैच्ड होते हैं ऑन द रिसेप्टिकल्स। तो यहाँ पे बात हम लोग करेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम, ये हो गए। अब इन सब की भी डिटेल करके एक एक करके इनकी डिस्क्रिप्शंस करेंगे। तो सबसे पहले कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, हमने बताया था आपको, फिगर में दिखाया कि कैलिक्स हमारा आउटर मोस्ट होल है जो कि ग्रीन इन कलर है। ये क्या है, ग्रीन कलर का है, और इसके पार्ट को सेपल्स कहते हैं। तो 5 कैलिक्स, जनरली 5 कैलिक्स आपस में जुड़ करके, 5 सेपल्स आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, कैलिक्स का निर्माण करते हैं। तो सेपल्स जो है वो ग्रीन कलर का होता है यूजुअली, लेकिन कुछ एक केस में देखिएगा, इन सम केसेस दे आर कलर्ड, इन सम केसेस दे आर कलर्ड, दे आर कलर्ड। तो जो कलर्ड रहेंगे ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, पेटेलोइड। इनको क्या कहेंगे, पेटेलोइड्स। तो कैलिक्स का जो हिस्सा कलर्ड रहेगा उसको हम लोग पेटेलोइड कहेंगे। ऐसे जो ग्रीन वाले होते हैं उनको हम लोग कैलिक्स या फिर सेपल्स, आप दोनों में से कोई भी नाम से बुला सकते हैं। अब बात करेंगे अगला पॉइंट की, कोरोला।
तो बच्चों कोरोला की जो बात हम लोग करेंगे तो हमारा जो कोरोला है ये सेकेंड होल ऑफ द फ्लावर है। पहला क्या था, सेपल्स था, सेपल्स के ऊपर हो गया आपके कोरोला। कोरोला सेकेंड होल ऑफ द प्लांट है और इसमें नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं, किसी किसी में 3, किसी किसी में 5। यह पेटल्स जनरली ब्राइट कलर के होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, लाल, पीला, किसी भी कलर का हो सकता है, जो पॉसिबल कलर है उस कलर में ये फ्लावर के कोरोला पार्ट होते हैं। और कोरोला में जो है नंबर ऑफ पेटल्स ट्राई और पेंट 3, 5 यूजुअली हम लोग देखते हैं। पेटल्स जनरली ब्राइट कलर के होते हैं और समटाइम्स फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट मतलब स्मेल होता है। तो इसके कलर और इसके स्मेल फ्लावर को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। न सिर्फ इंसेक्ट्स को बल्कि ह्यूमन बींग्स को भी फ्लावर की ओर अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, तो 2 ही चीज़ें, एक ब्यूटी ऑफ द फ्लावर जो कि कलर की वजह से है और दूसरा क्या है, फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग तीसरा एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम जो है यह थर्ड होल ऑफ द फ्लावर है और एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और ये इसमें स्टामेंस होते हैं। स्टामेंस हम अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे। स्टामेन में 2 हिस्से होते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट, और दूसरे को क्या कहते हैं, एंथर। अभी हम लोगों ने बात किया था फिलामेंट एंड एंथर, दीज 2 आर द पार्ट ऑफ स्टामेन। और स्टामेंस जो हैं, दीज 2 पार्ट्स ऑफ द स्टामेंस, और इसी को हम लोग एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि एंड्रोसियम क्या है, तो कहिएगा दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज कंसिस्टेड ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स टुगेदर, दैट इज द, बोलिए, दैट इज द फिलामेंट एंड एंथर। अब बात करेंगे हम लोग गायनेसियम की। गायनेसियम क्या है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और ये आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और 4th होल है जो कि सेंट्रली पोजिशंस्ड होते हैं और ये कंपोज्ड हैं 3 चीज़ों से, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर जो है यह एक मॉडिफिकेशन है, प्लांट का एक मॉडिफाइड फॉर्म, और इसका उद्देश्य क्या है, इस किस उद्देश्य से ये मॉडिफाइड हुआ है। बच्चों प्लांट्स के कुछ पार्ट्स का मॉडिफिकेशन हम लोग जानते हैं, जैसे रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है, कई बार रिस्पिरेशन के लिए भी मॉडिफाइड होते हैं, कई बार फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड होते हैं, स्टेम भी फूड के स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड होता है। लेकिन फ्लावर का मॉडिफिकेशन, फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड क्यों हुआ है, फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर इज द पार्ट ऑफ आवर प्लांट बॉडी विच इज गेट मॉडिफाइड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरा कि फ्लावर ऑफ द मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स आर शेप्ड वेरियसली टू हेल्प डाइवर्स मोड ऑफ पॉलिनेशन। अब यहाँ से एक टर्म आ रहा है हमारा पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन क्या होता है, pollination is the transfer of pollen grain from the one flower to another flower या फिर from the anther to stigma। तो दिस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स कभी कभी अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं। फ्लावर जो है यह एक सीट है, ये एक जगह है जहाँ पे जर्मिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का, डेवलपमेंट होता है पॉलन ट्यूब का, और फाइनली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये कार्य के लिए पहला काम क्या था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक जगह बना, दूसरा काम क्या था, पॉलिनेशन होता है, तीसरा काम क्या, देखिए आप सोच रहे होंगे कि सब तो एक ही काम है, लेकिन दीज ऑल प्रोसेसेस टुगेदर टू परफॉर्म टू मेक अ सिस्टम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। तो ये सभी अलग अलग साइट्स हैं जहां अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं और सारे वर्क एसोसिएटेड होकर एक फाइनल प्रोसेस या एक फाइनल वर्क को परफॉर्म करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा दिस इज द साइट फॉर दीज एक्टिविटीज। तो अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे जो हमारे प्लांट का ओवरी हिस्सा है, ओवरी वाले हिस्से में द ओवरी पार्ट ऑफ द कार्पेल्स,
वो क्या करता है कि वो फ्रूट में डेवलप करेगा, यानी ओवरी गेट डेवलप्ड इनटू द फ्रूट्स, ओवरी गेट डेवलप्ड इनटू द फ्रूट्स, और ओव्यूल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है इनटू द सीड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका फ्रूट का जो फॉर्मेशन होगा दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द ओवरी, और जो ओव्यूल्स हैं वही ओव्यूल्स बन जाते हैं क्या, तो फ्रूट सीड्स का निर्माण कर लेते हैं और उस सीड्स से नए पेड़ों का निर्माण होता है। अब है कि कुछ फ्लोरल पार्ट है जैसे कैलिक्स हैं, कैलिक्स का कई बार मॉडिफिकेशन होता है और वो मॉडिफाइड हो करके जो है मतलब कैलिक्स एंड द वेरियस मॉडिफिकेशंस इन द ओवरीज, और इसके ओवरीज के मॉडिफिकेशन से भी प्लांट के डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स में मदद करता है। तो आप सोच रहे होंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का मतलब क्या हुआ, सीड का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह। अब यहाँ जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों वो है हमारा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब हो गया स्पोर्स का, माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन इज नोन एज माइक्रोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे इसको बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन and differentiation of the pollen grain, the process of formation and differentiation of microspores, ठीक है, from कहाँ from the mother cell यानी MCC, और MCC क्या, MMC क्या हो गया, MMC हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब रिडक्शनल डिवीजन होगा, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो कहाँ मौजूद हैं, एंथर में मौजूद हैं। उस एंथर के अंदर क्या हो रहा है, एमएमसी का रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण हो रहा है। आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज द टीएस। अब इस टीएस में आप देख रहे हैं जो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यही है एमएमसी, ठीक है, मदर माइक्रोस्पोर सेल्स, और यहाँ से यह रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा पॉलन ग्रेन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, इसमें भी रिडक्शनल डिवीजन होंगे और इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्टाइल पोर्शन ऑफ स्टामेन जो है वो उसको एंथर कहते हैं, यानी एंथर क्या है कि यह फर्टाइल पोर्शन है, यहीं पे जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो यहाँ ये दो लोब के बने हुए हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके दो लोब हो गए, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। तो ये दो लोब हैं और यह एक दूसरे से कनेक्टेड है, देखिए यहाँ से कनेक्टेड है एक दूसरे से। और इसमें क्या है कि ईच लोब जो है उसमें पॉलन चेम्बर होता है, सभी में क्या होते हैं, पॉलन चेम्बर होते हैं, और ये पॉलन चेम्बर लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड होता है। कैसे प्लेस्ड होगा, लॉन्गिट्यूडनली, देखिए इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड आपके, अब यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, देखिए यही है। अगर हम टीएस काटेंगे तो ये हमारा हो गया क्या, ये स्टिक, ये हमारा पॉलन ट्यूब हो गया। दिस इज द, ये जो आप चेम्बर देख रहे हैं यही आपका पॉलन ट्यूब हो गया। क्या हो गया, पॉलन ट्यूब हो गया। और हर एक पॉलन ट्यूब के चेम्बर में, ठीक है, माइक्रोस्पोरोगोनियम प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोस्पोरोगोनियम। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो हैं, यह माइक्रोस्पोरेंजियम लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये 4 लेयर से घिरा हुआ होता है। कौन, हमारा जो पॉलन सैक है, अभी जो फिगर में देखे हम लोगों ने, पॉलन सैक जो ट्यूब है, जो लोब्स हैं, वो लोब 4 लेयर से घिरे हुए होते हैं बच्चों। तो ये 4 लेयर कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे बाहरी लेयर को हम लोगों ने नाम दिया क्या, इपीडर्मिस। सबसे बाहरी लेयर को हमने क्या कहा, इपीडर्मिस। यह आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का, ठीक है।
तो ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे। एपिडर्मिस जो है कहीं कहीं पे फाइब्रस थिकनिंग होकर जो है वो एक्सटर्नली पौधे की जो हमारा जो मेल पार्ट ऑफ द प्लांट्स है उसकी प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मेन प्रोटेक्शन, मेन लेयर का मतलब कि यह पॉलन सैक के बाहरी प्रोटेक्टिव वॉल के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसको कि हम लोग इंडोथेसियम के नाम से जानते हैं। यह इंडोथेसियम इज द सेकेंड लेयर ऑफ योर पॉलन सैक। और इसका काम क्या होता है? यह इनर एपिडर्मिस है। यह सिंगल लेयर के बने होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं। और सेल ऑफ इंडोथेसियम जो है यह फाइब्रस थिकनिंग फाइब्रस, यह एक मोटा फाइब्रस थिकनिंग बनाता है सेलुलोज, पैक्टिन और लैग्निन मिल्क। ये तीनों चीज के मिल्क के यह एक थिक लेयर बनाता है, लेकिन सिंगल लेयर, जिसका काम क्या है? जिसका काम है डायसिनेस ऑफ द एंथर, यानी यह एंथर की प्रोटेक्शन करते हैं, उनको सूखने से बचाते हैं और इसमें जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। अब तीसरा जो हमारा है वो है मिडिल लेयर। तीसरा लेयर हमारा क्या है? मिडिल लेयर। और ये मिडिल लेयर ये थर्ड ऑफ द फोर्थ लेयर, यानी कि 4 लेयर में से ये तीसरा लेयर है। ये थीन वॉल होता है और यह कहाँ मौजूद रहेगा? इंडोथेसियम के नीचे। ठीक है। और इसको मिडिल लेयर के रूप में जानते हैं। सेल ऑफ दिस लेयर आर epimeral and degenerate to provide the nourishment of the growing microspore mother cells। तो ये माइक्रोस्पोर यानी MCC को नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा? मिडिल लेयर करेगा। यानी कि थर्ड लेयर, जो 4 लेयर की बातें हम लोगों ने किया, उस 4 में से तीसरा लेयर का काम होता है नरिशमेंट देना। चौथा लेयर की जो हम लोग बात करेंगे बच्चों वो है हमारा क्या? ट्रेंटम। तो ट्रेंटम का काम क्या है? ट्रेंटम जो है यह इनर मोस्ट लेयर, यानी यह चौथा लेयर है। सबसे बाहर कौन सा था? जो एपिडर्मिस था, तो इसको हम लोग इंडोडर्मिस कहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडोडर्मिस यानी फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर। तो फोर्थ लेयर का नाम है ट्रेंटम। इस ट्रेंटम का क्या काम है? दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल। दिस इज द इनर मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द वॉल। और यह मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और साथ ही पॉलीप्लॉइडी भी होता है। पॉलीप्लॉइडी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, पॉलीप्लॉइडी। और ये क्या करता है कि जो सेल्स हैं, यह सेल्स भी उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा तीसरा लेयर है वो डिजेनरेट होके, और ये बिना डिजेनरेट हुए जो आपका टेपेटल सेल्स हैं यह नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, यानी ट्रेंटम सेल्स जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि हमारा जो पॉलन सैक है वो 4 लेयर से बना हुआ है और चारों लेयर का अलग अलग काम है। 2 लेयर प्रोटेक्टिव हैं और 2 लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एंथर एंड फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स, यानी एंथर कैसे डेवलप करेगा और किस तरह से उसमें माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको समझना आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी है। तो समझिए कि न्यू ग्रोन फ्लावर के अंदर एंथर जो है वो यंग होता है और वो होमोजीनस मास का होता है, मतलब बराबर रहेगा, एक जैसा रहेगा। होमोजीनस मास है किसका? पेरेनकाइमेटस सेल का, जिसका धीरे धीरे डिफ्रेंसिएशन होगा, धीरे धीरे वो डेवलप करेंगे अलग अलग सेल्स में। तो यह पेरेनकाइमेटस सेल का बना हुआ है जिसके ऊपर में एपिडर्मिस से घिरा हुआ है। अब ये बहुत जल्दी ही डिफ्रेंसिएशन शुरू होगा और डिफ्रेंसिएशन में क्या होगा कि ये पहले 4 लोब में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 4 लोब में। ये देखिए इसके चारों लोब्स हैं, ये 4 लोब में क्लियर हो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद जो ये 4 लोब्स बनेंगे
सम ऑफ देम यानी कुछ उसमें से जो है वो हाइपोडर्मल होंगे, ठीक है, हाइपोडर्मल होंगे, और ये एक तरह से आपका आर्क्योस्पोरियल इनिशियल के रूप में काम करेगा। अब यहाँ से देखते हैं कि सभी हमारे जो आर्कोस्पोरियल इनिशियल जो हैं वो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद प्राइमरी पेरिस्टियल सेल्स और इनर प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कन्वर्सन का काम होगा, ये सभी डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। अब क्या होगा कि जो हमारा प्राइमरी पेरिस्टियल सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके 3 से 5 वाल वाले लेयर का निर्माण करेंगे। तो ये जो 3 से 5 वाले लेयर जो हो जाएंगे वो क्या होगा, इंडोस्थेसियम, मिडिल लेयर और टेम्पेटन। तो अभी हम लोगों ने इसके डिस्क्रिप्शन किया है, पिछले जो हेडिंग था उसके अंदर हम लोगों ने इसका डिस्क्रिप्शन किया था। अब देखिए प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स जो हैं वो डिवाइड होंगे, और डिवाइड हो करके ये स्पोरोजेनियस मास या माइक्रोस्पोरोसाइट्स का निर्माण करेंगे। कौन? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। अब ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स जो है वो जब माइक्रोस्पोरोसाइट्स का निर्माण कर लिए, तो यह माइक्रोस्पोरोसाइट्स आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके क्या करेंगे, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन का निर्माण करेंगे, ठीक है। और ये सारे पॉलन ग्रेन्स कहाँ रहेंगे, रिमेन्स अरेंज्ड इन टेट्राड्स, यानी कि 4-4 के सेट में यह अरेंज्ड रहेंगे, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोसाइट्स, यानी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उस चीज को हम लोग यहां से एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों समझ लो कि जो हमारा माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स, आपको ना इस वीडियो को अभी तो आप समझ दीजिए, जहाँ दिक्कत हो उसको आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बाद आपने इसको पॉज कर करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको रेफरेंस लेनी होगी अपने बुक से, तब जा करके आप इस पॉइंट को बिल्कुल साफ सुथरा शब्दों में समझ पाएंगे। याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। अगर इसको आप नहीं समझ पाए तो फिर आपका ये पूरा जो पॉलिनेशन प्रोसेस है, या फिर ये कहें कि प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोसाइट्स यानी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में क्या होगा कि माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन जो है वो पहला सेल है, कहाँ, मदर गैमेटोसाइट्स का। ये पार्शियली डेवलप्ड कौन होगा, माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन। अब क्या होगा कि देखिए आप जो पॉलन ग्रेन का अब हम लोग पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी करें। हमारा पॉलन ग्रेन जो है उसका जो दीवाल है वो 2 लेयर का बना हुआ है, ठीक है। तो आउटर लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, एक्साइन। आउटर लेयर को क्या कहेंगे बच्चों, एक्साइन। ये एक्साइन जो है यह बाहरी लेयर है, और ये बना हुआ है किस चीज का, स्पोरोपॉलिनिन। स्पोरोपॉलिनिन वही है जो केराटिनॉइड से डिराइव्ड हुआ था, ठीक है। केराटिनॉइड से डिराइव्ड होकर के स्पोरोपॉलिनिन बना, और ये बाहरी सबसे बाहरी लेयर है किसका, पॉलन ग्रेन का। अब दूसरा लेयर जो है हमारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटाइन। इंटाइन क्या है, यह एक थीन डेलिकेटेड मेंबर, डेलिकेटेड मतलब पतला और बहुत ही सॉफ्ट लेयर है, इनर लेयर है, और ये बना हुआ सेलुलोज और पेक्टोज का, ठीक है। सेलुलोज और पेक्टोज कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी कि पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन से पहले का जो डेवलपमेंट होगा, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे, प्री पॉलिनेशन। अब क्या होगा कि माइक्रोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेटिंग स्टार्ट करेंगे इन सीतु, ठीक है, इन सीतु जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे, क्लियर है।
माइक्रोस्पोर्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग इन सीतु। यानी कि यह जो माइक्रोस्पोरोगोनियम या पॉलन सेक के अंदर जो मतलब कवर्ड है वहीं पे ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीकॉशियस। ठीक है। अब दूसरा समझते हैं कि माइक्रोस्पोर्स के जो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, और इस तरह से माइटोटिकली डिवाइड करके यह एक स्मॉल जेनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करेंगे स्पोर्स के बाद, नेक्स्ट टू स्पोर वॉल एंड मच लार्जर वेजिटेटिव सेल्स, यानी यह पॉलन ट्यूब का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब का निर्माण करेंगे। तीसरा प्रोसेस क्या होगा कि सेलुलोज लेयर इज डिपॉजिटेड अराउंड द जेनरेटिव सेल, यानी जेनरेटिव सेल के चारों तरफ जो है वो क्या होगा कि एक सेलुलोज का लेयर डेवलप कर जाएगा, और उसके बाद जो जेनरेटिव सेल्स है लूज इट्स कॉन्टेक्ट with the wall of microspores and becomes free in the cytoplasm। जो जेनरेटिव सेल है या क्या करेंगे, जेनरेटिव सेल्स क्या करेंगे, लूज देयर इट्स अ कॉन्टेक्ट विद द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यानी माइक्रोस्पोर्स से इनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली रोटेट करने लगेंगे। अब जो हमारा कैलोज लेयर है वो डिसॉल्व हो जाएगा और पॉलन ग्रेन्स जो है वो सेड ऑफ हो जाएंगे, कहाँ से, एंथर से, सेड ऑफ फ्रॉम द एंथर एट दिस बाइसेल्ड स्टेज। ठीक है, तो इसको हम लोग बाइसेल्ड स्टेज कहेंगे। पॉलन ग्रेन से यह सेड ऑफ हो गया और सेड ऑफ होकर के यहाँ से रिलीज हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा कि द लिबरेटेड पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन वहां से सेड ऑफ हुआ था वो ट्रांसफर होगा कहाँ, टू द कार्पेल, यानी कि यह एंथर से कहाँ ट्रांसफर हो गया, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया। अब एंथर से स्टिग्मा जो ट्रांसफर होंगे इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहेंगे। अब ये एंथर टू स्टिग्मा किस माध्यम से ट्रांसफर होंगे ये तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोगों को प्रोसेस में इतना ही जानना है कि जो पॉलन ग्रेन, लिबरेटेड पॉलन ग्रेन है, जो सेड ऑफ हुए पॉलन ग्रेन है, कहाँ से, एंथर से, वो स्टिग्मा के ऊपर चले गए। और जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर, कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, स्टिग्मा पे से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके ये स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे। और जैसे ही ये स्वेल करेगा, तो स्वेल करने के बाद इसे एक कोन, एक इनलार्ज होकर के एक कोन जैसा स्ट्रक्चर कम आउट करेगा, सेल इनलार्ज होकर के एक ऑपरेटस का फॉर्मेशन करेगा और उस ऑपरेटस को हम लोग कहेंगे पॉलन ट्यूब। इस ऑपरेटस को क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब। धीरे धीरे ये जो पॉलन ट्यूब है, द वॉल ऑफ पॉलन ट्यूब इज एक्सटेंशन ऑफ द इंटाइन। इंटाइन क्या था, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द, इंटाइन वॉज द आउटर इनर मेम्ब्रेन। इंटाइन क्या था, इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का जो एक वॉल है इंटाइन, यह वॉल एक्सटेंड करके पॉलन ट्यूब का निर्माण कर लेगा और ये पॉलन ट्यूब जो है वो वहाँ से पॉलन ट्यूब एक्सटेंशन करेगा या इंटाइन करेगा और ये ट्यूब एक एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, और इसका नाम है एक्सोजीनस पैक्टिनेज और दूसरा है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये दोनों एंजाइम्स स्पेस बनाएंगे, स्टाइल के अंदर जो है वो स्पेस बनाते जाएंगे, किस चीज़ के लिए, फॉर द एंट्री। कहाँ, इनका पैसेज क्या है इनका, तो इनको तो पहुंचना है कहाँ तक, तो पॉलन ग्रेन तक, ये ओव्यूल्स तक पहुंचना है, तो ओव्यूल्स तक के लिए पैसेज बनाने का काम करेगा। अब जो वेजिटेटिव और जेनरेटिव न्यूक्लियाई है, यहाँ तो 3 न्यूक्लियाई है, इन न्यूक्लियाइयों को पॉलन ट्यूब तक
लाने का काम करेगा। कहाँ से? एट द टिप, मतलब जो स्टिग्मा के टिप पर से। द जेनरेटिव सेल्स डिवाइड टू फॉर्म द नॉन मोटाइल्स मेल गैमिट। जो हमारा जेनरेटिव सेल्स है ये डिवाइड करेगा और डिवाइड होकर के दो नॉन मोटाइल मेल गैमिट का फॉर्मेशन करेगा। तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो वेजिटेटिव और जेनरेटिव न्यूक्लियाई को कैरी कर रहा था। तो जो जेनरेटिव सेल्स है वो डिवाइड होकर के दो नॉन मोटाइल मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो अब यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमिट्स और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। तो ये 3 जो है वो कैरी होगा। द ट्यूब न्यूक्लियस हैज नो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। जो ट्यूब न्यूक्लियस है उनका कोई फंक्शन नहीं है, वो डिजेनरेट कर जाते हैं इस प्रोसेस में। और ओव्यूल्स, ये जो गैमिट्स है वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ तक? ओव्यूल्स तक पहुँच जाता है। अब यहाँ से हम लोगों का जो अगला यूनिट है दैट इज द मेगा स्पोरेंजियोसिस। अब देखिए मेगा स्पोरेंजियोसिस में क्या होगा कि ये जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर्स फ्रॉम MMC, जो बात कर रहे थे मेगास्पोर्स मदर सेल से। मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, इसको हम लोग मेगास्पोरेंजियोसिस कहते हैं। तो मेगास्पोरेंजियोसिस मतलब फीमेल के ओवरी में होने वाली ये प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा कि इस बात को याद रखेंगे, थोड़ा सा इस टॉपिक को, यहाँ पे थोड़े टर्म्स आ रहे हैं, याद रखेंगे इन टर्म्स को। मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ से? मेगास्पोर मदर सेल से। कहाँ से हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल से। और कौन से डिवीजन से हो रहा है? माइटोटिक सेल डिवीजन से हो रहा है। और ये सारा प्रोसेस किस जगह पे होंगे? तो ओव्यूल्स के अंदर होंगे। कहाँ होंगे? ओव्यूल्स के अंदर होंगे। ओव्यूल्स के अंदर होने वाला ये प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग ओव्यूल्स का फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे आप ओव्यूल्स के अंदर क्या क्या होगा इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। ओव्यूल्स जो है यह हम लोग एक इंटेगुमेंट मेगास्पोरेंजियम की तरह इसकी चर्चा करते हैं। और इस ओव्यूल्स के अंदर स्टॉक होते हैं, स्टॉक, ठीक है। ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा? स्टॉक होगा और स्टॉक के साथ साथ यहाँ पे इसका बॉडी होगा। तो जो स्टॉक हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? फॉनिकल कहते हैं। स्टॉक इज नोन एज फॉनिकल। और जो ये फॉनिकल अटैच्ड होता है किससे? द स्टॉक, वन एंड ऑफ द फॉनिकल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। एक एंड इसका प्लेसेंटा से जुड़ा रहेगा और दूसरा जो हिस्सा है वह जुड़ा होगा बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स से। दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा हुआ होगा? बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स से। यानी एक हिस्सा जुड़ा रहेगा प्लेसेंटा से और दूसरा हिस्सा ओव्यूल्स से। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फॉनिकल्स विद द बॉडी इज कॉल्ड हीलियम। जिस पॉइंट पे आपका फॉनिकल का अटैचमेंट होता है बॉडी के साथ, उसी जगह को हम लोग कहते हैं हीलियम। कभी कभी जो फॉनिकल्स है वो बॉडी के साथ फ्यूज्ड हो जाता है। समटाइम्स फॉनिकल गेट फ्यूज्ड विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स। वन साइड फ्यूज कर जाएगा और फ्यूज करके जो स्ट्रक्चर बनाएगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे रैफ। उसको क्या कहेंगे? रैफ। अब देखते हैं कि बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स जो है उसके 2 एंड होते हैं। बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स 2 एंड होते हैं। स्टॉक के बाद हमारा बॉडी है तो बॉडी के 2 एंड हैं। बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स हैव 2 एंड। पहला हो गया बेसल एंड। बेसल एंड को हम लोग कैलेजल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, कैजल्स को। और ऊपर वाले एंड को हम लोग माइक्रोफाइलर एंड के नाम से जानते हैं। तो जो मेन फंक्शन है बॉडी का मेन फंक्शन क्या है कि कवर्ड विथ 1 or 2 envelopes called इंटेगुमेंट्स। यानी यहाँ पे द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स
जो हमारा ओव्यूल्स का मेन बॉडी होगा वो कवर्ड होता है। किससे कवर्ड रहता है? एक या दो इन्वेलप से, जिसको हम लोग इंटुगमेंट्स कहते हैं। और ये जो दोनों लेयर है इसको प्रॉपरली कवर्ड करके प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। यहाँ से देखते हैं कि दिस लीव्स एन ओपनिंग एट द टॉप। ओव्यूल्स बॉडी के टॉप में एक ओपनिंग होता है जिसको हम लोग माइक्रोफाइली के नाम से जानते हैं। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रोफाइली। और जो ये बॉडी कवर्ड है इंटुगमेंट से, यह पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होंगे? पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, न्यूसेलस। इसको क्या कहते हैं? न्यूसेलस। अब यहाँ से हम लोग डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स को समझेंगे, जिसको हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस, शुरुआती दौर में हम लोगों ने इसको क्या कहा था? मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो आइए मेगा गैमेटोजेनेसिस को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स फ्रॉम द मेगास्पोर्स इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। यानी मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट्स या एम्ब्रियोसेक, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोसाइट्स या एम्ब्रियोसेक फ्रॉम द मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। बात को याद रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मोनोस्पोरिक टाइप, यानी ये जो हमारा डेवलपमेंट है इसको हम लोग दो भागों, तीन चार भागों में बांटेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक टाइप क्या होता है? जिसमें 1 मेगास्पोर्स, बाइस्पोरिक टाइप्स में 2 मेगास्पोर्स, टेट्रास्पोरिक टाइप में 3। दिस टाइप में एम्ब्रियोसेक डेवलप्स करेगा और इसमें जो है टेट्रास्पोरिक में क्या होगा कि दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलप्स फ्रॉम मेगास्पोर न्यूक्लियस। यानी 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई से मिल करके टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ द गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। मतलब इसमें जो है दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलप। देखिए हम लोग बात एम्ब्रियोसेक की कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर से समझ लीजिए, हम लोग एम्ब्रियोसेक के निर्माण की बात कर रहे हैं। एम्ब्रियोसेक पहला हो गया मोनोस्पोरिक टाइप, जिसमें 1 मेगास्पोर सिचुएटेड रहेगा। बाइस्पोरिक टाइप की बात कर रहे हैं जिसमें 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस टेक पार्ट इन एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन। और टेट्रास्पोरिक टाइप में क्या होगा कि इन दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट फ्रॉम द 4 मेगास्पोर न्यूक्लियस, यहाँ पे 4 मेगास्पोर न्यूक्लियस मिल करके टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ द सैक का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये द प्रोसेस, तो ये तो हमारा हो गया जो एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन की बात। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे, जैसा कि हम शुरू में बताए थे पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एक को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन अ फ्लावर, सेम फ्लावर में होगा, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन में मतलब कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा, यानी कि सेम स्पेसीज के फ्लावर के बीच में जब एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जेनोगेमी के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। जेनोगेमी इज द अनदर नेम ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो है वह ट्रांसफ़र हो गया पॉलन ग्रेन का। अब पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स के बीच में मिक्सिंग होगा। इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो 2 रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हो गए ना आपके, 2 रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, एक पॉलन ग्रेन और एक हो गए ओव्यूल्स, ये दोनों डिसिमिलर हैं, आपस में सेम नहीं है। तो कहेंगे फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस
प्रोसेस की खोज जो है स्टारबर्गर नामक एक साइंटिस्ट ने 1884 में किया था कि पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स किस तरह से आपस में मिक्स होता है। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ या बाय द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। तो जर्मिनेशन जो होता है पॉलन ग्रेन का वो स्टिग्मा के ऊपर, मतलब स्टिग्मा एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होंगे और वहाँ पे एक पॉलन ट्यूब का निर्माण करेंगे। पॉलन ट्यूब का काम क्या रहेगा कि स्टिग्मा से पहुँच करके और वहाँ जा कर के ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइज्ड होना। तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन को और डिटेल्स में स्टडी करेंगे, जानेंगे। इसमें आज के क्लास में बहुत सारे ऐसे टर्म्स आए, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आए जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं सुने होंगे, और सुने होंगे तो बिल्कुल डिफाइन नहीं होगा। एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से, एक बार देखने से आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि बार बार इस टर्म्स को रिपीट करना है, रिवाइज करना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप अपने डाउट क्वेश्चंस को सेंड करें, जिसको कि हम आगे चल करके एक्सप्लेन करेंगे और आपके ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। नीट में +2 में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ओपन क्लास में बैठने के बाद जब हम लोग क्लासरूम में ऑफलाइन क्लासेस में बैठते हैं तो एक पॉइंट को बार बार डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। यहाँ पे समय के अभाव के कारण एक निश्चित समय के लिए ही ऑनलाइन आना पॉसिबल हो पाता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डील नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा समझा नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपके क्रॉस क्वेश्चनिंग जारी रहे, आप बार बार अपने डाउट्स को भेजें, हमसे बात करें, कमेंट्स करें, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि आपको और कितना समझाने की ज़रूरत है। फिर उसी के अनुसार हम लोग जो है 100 क्लासेस को कैरी ऑन करेंगे। क्लासेस के टाइमिंग को लेकर थोड़ी सी इश्यूज रही, लेकिन कल से 11 से 12 जो हमारा क्लास का टाइम है उसी टाइम पे क्लास होगा एज यूजुअल। देयर विल बी नो चेंज इन द शेड्यूल्स। सो बच्चे प्रिपेयर्ड रहेंगे। 11 से 12 के लिए कल से 11 से 12 क्लास चलेगी। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, और आपके क्वेश्चंस आते रहें, आप डिस्कस करते रहें। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको हमसे डिस्कस करें, ज़रूर से डिस्कस करें, तभी जाकर के ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा आप उठा पाएंगे। तो अपनी अटेंडेंस के साथ ही आपकी रेगुलरिटी भी आवश्यक है। बीच में अस्वस्थता की वजह से हम खुद ही रेगुलर रहे, लेकिन बाय टुमारो आई विल बी रेगुलर एंड आई होप कि यू विल ऑल्सो बी रेगुलर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू।